हेलो दोस्तों, नमस्तभ्यम, नमस्कारम, अपार अभिनंदन आप सबों का। मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, क्या आप भी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं और आप भी किसी कारणवश जो है पूरे साल भर पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो आपके लिए हमारा संस्था हमेशा तैयार रहता है। आप लोगों के लिए एक शानदार कोर्स बनाया है, क्रैश कोर्स, जो आपके बेहतर रिजल्ट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऊपर में आपको स्क्रीन पर यह नंबर दिख रहा है, इस नंबर से आप कांटेक्ट करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे दोस्त, आपके रिजल्ट को बेस्ट बनाने के लिए हमारा संस्था और हमारा यह जो संस्थान है सौरभ स्टडी सेंटर हमेशा आपके लिए तैयार रहेगा। और आज से और अभी से आप लोगों को एग्जाम स्पेशल वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे दोस्त, आपके बोर्ड परीक्षा में दर्पण सूत्र कभी कभी जो है 6 मार्क्स में जो है पूछ दिया जाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए, ताकि आपका भी बोर्ड एग्जाम में जो है बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट हो, इसके लिए अब रेगुलर हम क्लास लेकर के आएंगे, जो आपको 5 से 6 मार्क्स जो है प्रतिदिन दे करके जाएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दर्पण सूत्र के बारे में मेरे दोस्त, अर्थात 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f किस तरह से हम प्रूव करेंगे, जो आपके परीक्षा में पूरे 6 नंबर में जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त, दर्पण सूत्र आपके परीक्षा में जो है पूरे 6 नंबर में पूछे जाते हैं और बिल्कुल बारीकी से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। सबसे पहले जो दर्पण सूत्र के लिए महत्वपूर्ण बिंदु सब होते हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदु पर बात कर लेते हैं। मेरे दोस्त, आपको समझना होगा गोलीय दर्पण के बारे में। सबसे पहले गोलीय दर्पण जो है मेरे भाई 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण जो है 2 प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है मेरे दोस्त उत्तल दर्पण। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि ज्यादातर परीक्षा में जो है अवतल दर्पण पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम अवतल दर्पण में किस तरह से दर्पण सूत्र अर्थात 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को प्रूव करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। मेरे दोस्त, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण जो है किसी काल्पनिक खोखले गोले का भाग होता है मेरे भाई। गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है मेरे दोस्त, हम आपको थ्योरी में संपूर्ण बात बता चुके हैं। इससे पहले कई क्लास में हम आप लोगों को गोलीय दर्पण के बारे में बता चुके थे और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले आपको दर्पण सूत्र के बारे में। ऑफलाइन में हम तो पूरी तरह से पढ़ा चुके हैं सब कुछ, लेकिन ऑनलाइन में भी आपके लिए बेस्ट करने के लिए आज की इस वीडियो में हम आपके हाथ में 5 नंबर में नहीं तो 6 नंबर जो है आपके हाथ में हम देने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स का प्रश्न जो है पूरे 6 नंबर में पूछे जाते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है मेरे भाई, उसको कहते हैं वक्रता केंद्र। आपको समझ करके रखना है, गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहेंगे, तो वक्रता केंद्र कहेंगे। और यहाँ पर चारों तरफ से जो आवरण है, जिसको हम लोग कहते हैं परिधि, तो परिधि का जो मध्य बिंदु होता है मेरे भाई, उसको कहते हैं ध्रुव। परिधि के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परिधि के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसको P से सूचित किया जाता है अर्थात पोल। मेरे भाई, वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव तक का जो दूरी होता है उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव तक के दूरी को क्या कहेंगे, तो वक्रता त्रिज्या कहेंगे, जिसको कैपिटल R से सूचित किया जाता है। यह बात आपको समझ करके रखना है। वक्रता केंद्र को जो 2 भागों में बांटने वाला बिंदु होता है उसको कहते हैं मेरे दोस्त फोकस। यह भी बात आपको समझ करके रखना है, क्योंकि आगे इसी सब का खेल आने वाला है। फोकस से आगे जो भी दूरी होता है मेरे भाई, यहां पर उसको भी कहते हैं फोकस दूरी, और फोकस से पीछे का दूरी जो होता है वो भी फोकस दूरी। यानी C से लेकर के F तक की दूरी को भी फोकस दूरी कहेंगे और F से लेकर के P तक की दूरी को भी फोकस दूरी करेंगे मेरे भाई। तो ये बात आपको कुछ बात समझ करके रखना है। C से लेकर के P तक की दूरी को क्या कहेंगे, तो वक्रता त्रिज्या कहेंगे। C से लेकर के F तक की दूरी को क्या कहेंगे मेरे दोस्त, तो फोकस दूरी कहेंगे। F से लेकर के P तक की दूरी को क्या कहेंगे मेरे दोस्त, तो इसको भी फोकस से दूरी कहेंगे। और आपको अब ये बताएं हम कि गोलीय दर्पण जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, यानी कि कन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। मेरे भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवतल दर्पण के बारे में। तो थोड़ा बहुत आपको अवतल दर्पण के बारे में समझ लेना है। अवतल दर्पण में 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f को सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो फिगर होता है, उसमें v किसको कहेंगे, u किसको कहेंगे और f किसको कहेंगे। इसी को शानदार तरीका से बताने के लिए हम आपको, देखिए ध्यानपूर्वक समझिए कैसे बताएंगे इस बात को।
अवतल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक सतह जो है ढसा होता है और जो बाहर से कलई किया हुआ रहता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई अवतल दर्पण है जो बाहर से कुछ इस प्रकार से रंगा हुआ है। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को मेरे भाई कहेंगे यहाँ पर ध्रुव। बिल्कुल बारीकी से समझिए, धड़पड़ाने की जरूरत नहीं है। अभी भी आपके पास 3 से 4 महीना का समय बचा हुआ है। अगर 3 से 4 महीना कदम से कदम मिलाकर के आप मेरे साथ मेहनत कर लेते हैं तो आप भी बोर्ड परीक्षा 2026 में झंडा लहरा सकते हैं मेरे दोस्त। आपके गांव में और आपके मोहल्ला में इस तरह से आपका जलवा रहेगा जो शायद ही किसी और का रहेगा। इसीलिए अभी के अभी जुड़ जाइए सौरभ स्टडी सेंटर के साथ। यहां पर जो अवतल दर्पण का मेरे दोस्त मध्य बिंदु होता है उसको कहते हैं ध्रुव। और यहां पर हम बात करबे की है, जहां से कोई बिंदु जो है शुरू होता है उसको कहते हैं वक्रता केंद्र। मान लीजिए यहां पर वक्रता केंद्र है और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता है मेरे दोस्त फोकस। अब यहां पर आपको समझना है कि भी क्या होता है, यू क्या होता है और फोकस क्या होता है। चलिए बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मेरे भाई यहां पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में किसी वस्तु को हम खड़ा कर दिए हैं। वस्तु का नाम रख देंगे यहां पर हम ए और बी। वस्तु का नाम रख दिए ए और बी। ध्यानपूर्वक समझिए, जब ये वस्तु से जो है प्रकाश निकलेगा, हम बोले थे आपको कई बार क्लास में बताए हैं, अगर आप नहीं भी समझे हैं तो फिलहाल समझ लीजिए। अगर कोई भी किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ता है तो वह मुख्य फोकस से होकर के गुजरता है। यह बात आपको याद रखना है। जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ता है तो वह मुख्य फोकस यानी कि एफ से होकर के गुजरता है मेरे भाई। दूसरा बात आपको समझ करके रखना है कि जब कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होकर के गुजरता है तो वह वक्रता केंद्र से ही परावर्तित हो जाता है। अगर कोई किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर के आपतित होगा तो वह वक्रता केंद्र से होकर ही परावर्तित होगा। यह हम आपको किरण आरेख में बताए थे। फिलहाल अगर आप नहीं भी जाने हैं तो फिलहाल समझ लीजिए। कोई किरण वक्रता केंद्र से आएगा तो वक्रता केंद्र से ही जाएगा। कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर दर्पण पर पड़ेगा तो मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगा। उसके बाद समझ करके रखना है मेरे दोस्त, यहाँ पर जो कटान बिंदु बना है इसी को कहेंगे प्रतिबिंब। यहाँ पर वस्तु है ए बी, तो प्रतिबिंब का नाम रख देते हैं अपने मन से ए डैश और बी डैश। अब यहाँ पर इस बिंदु का भी कुछ ना कुछ नाम रख दिए मेरे दोस्त, यहाँ पर एन। फिलहाल फिगर आप समझ लीजिएगा तो 70% समझ लीजिए कि आपका समस्या दूर हो गया। देखिए यहां पर जो है वस्तु खड़ा है, यानी कि ए बी जो कोई वस्तु है, तो ए बी जो वस्तु है तो वस्तु से लेकर के यहां तक ध्रुव तक बात करेंगे। तो वस्तु से लेकर ध्रुव तक का जो दूरी होता है मेरे दोस्त उसको कहते हैं वस्तु की दूरी यानी कि यू। और एक और बात समझ करके रखना है कि दर्पण अगर मान लीजिए ऐसे आपके सामने में दर्पण है तो दर्पण के इस साइड में यानी कि राइट हैंड साइड में जितना भी चीज होगा सब का सब जो है यहाँ पर निगेटिव होगा। और इस साइड में जो है दर्पण के ई वाला साइड में यानी कि इस पक्ष में जितना भी चीज होगा सब का सब जो है पॉजिटिव होता है मेरे भाई। तो दर्पण के राइट साइड में जितना भी चीज होगा सब का सब जो है आप यहाँ पर क्या होगा। वैसे तो बोर्ड पर जो है इस साइड को कहते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और ई वाला साइड को कहते हैं राइट हैंड साइड। लेकिन हम लोग जब जैसे खड़े होते हैं तो यह हमारा जो है राइट साइड हो गया और यह हमारा लेफ्ट साइड हो गया। लेकिन दर्पण में हम ऐसे घूमेंगे, ऐसे बिल्कुल जो है घूमेंगे, यह हो गया हमारा राइट साइड और यह हो गया हमारा लेफ्ट साइड। ये बात आपको समझ करके रखना है। तो दर्पण के लेफ्ट साइड में जो भी कुछ होगा, चाहे यू हो, चाहे भी हो, चाहे आर हो, चाहे कुछ भी हो, सब का सब जो है निगेटिव होने वाला है। ये बात आपको अपने दिल और दिमाग में हमेशा के लिए ट्रांसफर कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो मेरे दोस्त जहां पर वस्तु है तो वस्तु से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को कहेंगे वस्तु की दूरी, और यह हो जाएगा निगेटिव क्योंकि यह दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड में है। मेरे दोस्त यहाँ पर प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब से लेकर के यहाँ ध्रुव तक की दूरी को कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी, और यह भी हो जाएगा निगेटिव में क्योंकि यह भी लेफ्ट हैंड साइड में है। तो यहाँ पर बी डैश से लेकर के पी तक की दूरी को, ये बात समझिए, बी डैश से लेकर के पी तक की दूरी को कहेंगे मेरे दोस्त प्रतिबिंब की दूरी। सी से लेकर के पी तक तो बतेबे किए हैं आपको क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या। और यहाँ पर ए से लेकर के यानी कि बी से लेकर के पी तक की दूरी को मेरे दोस्त, बी से लेकर के पी तक की दूरी को क्या कहेंगे मेरे भाई, तो बी से लेकर के पी तक की दूरी को कहेंगे वस्तु की दूरी, और यह भी होगा निगेटिव में। तो इतना बात आपको समझना था। और यहाँ पर फोकस दूरी क्या होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी फोकस दूरी कहेंगे।
ये बात आपको समझ करके रखना है। ये थ्योरी था कुछ जो आपके बेसिक के लिए जरूरी था, जो आगे आपको आवश्यकता में आने वाला है। चलिए अब आपको हम दर्पण सूत्र किस तरह से प्रूव करेंगे इसके बारे में बताते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इन सभी का स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। मेरे भाई दर्पण सूत्र को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार से आप एक हम यहां पर अवतल दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f सिद्ध कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से बना लेना। शानदार तरीका से बनाइएगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अवतल दर्पण का क्या होता है, बाहरी सतह जो है कुछ इस प्रकार से कलई किया हुआ रहता है मेरे भाई। अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है जिसको कहते हैं मेरे दोस्त यहाँ पर ध्रुव। अब देखिए जिसको कहते हैं प्रधान अक्ष, ये जो हम लंबा रेखा आपको खींच रहे हैं यहाँ पर, इसको कहेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं अंग्रेजी में। मान लीजिए यहाँ पर कोई वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से लेकर के पी तक की दूरी को तो आप अभी बतेबे किए हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सी और पी के बीच में होता है यहाँ पर फोकस दूरी यानी कि एफ। मेरे दोस्त समझ लीजिए कि यहाँ पर अनंत है और अनंत और सी के बीच में हम किसी वस्तु को यहाँ पर रख दिए हैं। वस्तु का नाम रख दिया हम यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। अब देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, पहला किरण जो है बिल्कुल आगे की ओर ऐसे जाएगा। तो जब कोई भी किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ता है, जब कोई भी किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ेगा तो मेरे भाई वह जो है फोकस से होकर के इस तरह से आगे की ओर गुजर जाएगा। दूसरा बात आपको समझ करके रखना है, अगर कोई भी किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगा तो वह इस प्रकार से जो है वक्रता केंद्र से होकर भी वापस चला जाएगा, यानी जिस रास्ता से आएगा उसी रास्ता से वापस भी चला जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पर जो कटान बिंदु बना है, इस कटान बिंदु पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा, जिसको कहेंगे ए डैश और बी डैश। यहाँ पर इस बिंदु को हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं एम, और जो हम यहाँ पर दर्पण बनाए हैं उस दर्पण का नाम रख देते हैं एम, और नीचे में यहाँ पर नाम रख देते हैं एम डैश। तो देखिए दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए आप जो जो फिगर में किए हैं उन सभी बातों को आपको लिखना होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इन बातों को लिख लेते हैं, जो जो हम यहाँ पर डायग्राम में जो जो किए हैं। सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए मेरे दोस्त यहां पर लिखेंगे माना, क्योंकि हम यहां पर बनाए हैं दर्पण, तो लिखेंगे माना एम कोमा एम डैश एक अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है मेरे भाई, तो अवतल दर्पण है। माना एम कोमा एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर जो है ए बी कोई वस्तु रखी गई है। तो वस्तु को हम रखे हैं तो लिखेंगे, स्वाभाविक बात है, यहां पर लिखेंगे जिसके मुख्य अक्ष पर, जिसके मुख्य अक्ष पर ए बी एक वस्तु रखी गई है, जिसके मुख्य अक्ष पर ए बी कोई वस्तु या ए बी एक वस्तु रखी गई है। उसके बाद क्या होता है मेरे दोस्त, जिसके मुख्य अक्ष पर ए बी कोई वस्तु रखी गई है, ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश बन रहा है। ये बात आपको लिख लेना है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश बन रहा है। ये बात आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो सिद्ध करना है उसको भी लिख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर को किसी प्रकार का समस्या नहीं होना चाहिए, तभी आपको वो 6 में 6 नंबर देगा। यहां पर लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है मेरे भाई, हमें सिद्ध करना है 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f। यही हमको सिद्ध करके लाना है। तो इसको हम शानदार बॉक्स में इस तरह से बंद कर देंगे ताकि एग्जामिनर का डायरेक्ट फोकस इस पर पड़े। अब देखिए उसके बाद आपको एक नजर जो है फिगर पर दोहरा लेना है। आप जो यहां पर फिगर बनाए हैं, इस फिगर में क्या क्या किए हैं, तो देखिए फिगर में यहां पर भी एक त्रिभुज है, 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 और ये पूरा त्रिभुज से भरा हुआ है पूरा आकृति। लेकिन आपको लेना कौन कौन सा त्रिभुज है, जो त्रिभुज एक दूसरे से कनेक्ट है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो है मैच है यानी कि कनेक्ट है। तो देखिए
इस आकृति में जो है यह त्रिभुज जो है यह त्रिभुज से कनेक्ट है और यह वाला त्रिभुज जो है यह त्रिभुज से कनेक्ट है। तो आप मैथमेटिक्स में अभी तक तो जरूर पढ़ लिए होंगे कि जब कोई भी त्रिभुज एक दूसरे से कनेक्ट हो या एक दूसरे के समान हो तो उसको कहते हैं समरूप। तो मेरे दोस्त त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा यहाँ पर ए डैश बी डैश सी के, और त्रिभुज यहाँ पर इसका नाम एम नहीं रखेंगे, यहाँ पर इसका नाम एन रख देते हैं। त्रिभुज एन पी एफ समरूप हो जाएगा यहाँ पर ए डैश बी डैश एफ के। देखिए क्या बताया मैंने आपको, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा ए डैश बी डैश सी के, और त्रिभुज एन पी एफ समरूप हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ के। समझ में आ चुका होगा आपको। तो यहां पर लिखेंगे, अब आपको क्या लिखना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा क्या, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, यानी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। और जब ये कोई त्रिभुज जो है समरूप होता है तो उसका लंब उसके लंब के बटा में, उसका आधार उसके आधार के बटा में हो जाता है। नहीं भी आप जानते हैं तो समझ लीजिए थोड़ा बहुत, कि जब ये कोई त्रिभुज जो है समरूप होता है तो उस त्रिभुज का लंब, यानी ये वाला त्रिभुज का लंब इस त्रिभुज के लंब के बटा में होगा, और ये वाला त्रिभुज का आधार इस त्रिभुज के आधार के बटा में होगा। ये बात आपको समझ लेना है। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो फिलहाल यहां पर कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। आपको देखना है त्रिभुज एबीसी में आधार क्या है। तो मेरे दोस्त त्रिभुज एबीसी में आधार आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले लंब को देखिए, आधार को नहीं देखिए। त्रिभुज एबीसी में लंब क्या दिख रहा है आपको, तो खड़ी भुजा को कहते हैं लंब, यानी ए बी हो गया यहाँ पर लंब, तो यहाँ पर डालेंगे ए बी, और बट्टे में उसके बाद देखना है ए डैश बी डैश सी। तो ए डैश बी डैश सी में लंब क्या है, तो देखिए खड़ी भुजा को कहते हैं लंब, तो ए डैश और बी डैश यहाँ पर हो गया लंब, यहाँ पर लिखेंगे बट्टे में ए डैश और बी डैश। अब समरूप का साइन हटाइए, यहां पर बराबर का साइन दीजिए। समरूप का साइन हटा करके आपको क्या करना है, बराबर का साइन देना है। अब उसके बाद देखना है कि त्रिभुज एबीसी में आधार क्या है। एक बार लंब देखे तो एक बार देखना आधार। तो त्रिभुज एबीसी में आधार क्या दिख रहा है आपको, देखिए त्रिभुज एबीसी में आधार है यहाँ पर बीसी, तो यहाँ पर आपको लिख देना है बीसी। अब देखिए ए डैश बी डैश सी में आधार क्या है, तो यहाँ पर ए डैश बी डैश और सी में आधार है, आपको क्या दिख रहा है, तो ए डैश और सी है आधार, यहाँ पर लिखेंगे ए डैश और सी। इसको मेरे भाई मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, इसको आपको क्या मान लेना है मेरे भाई, तो समीकरण फर्स्ट मान लेना है। क्या मानिएगा, तो समीकरण फर्स्ट। उसके बाद पुनः आपको क्या करना है, एक और त्रिभुज एक दूसरे से कनेक्ट है तो वह भी त्रिभुज आपस में समरूप होगा। कौन कौन सा त्रिभुज कनेक्ट है, त्रिभुज एन पी एफ कनेक्ट है ए डैश बी डैश एफ में, यानी कि एन पी एफ समरूप हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ के। यहां पर लिखेंगे त्रिभुज एन पी एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के, ए डैश बी डैश एफ के। और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हुआ, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हुआ, इसका मतलब समझ लीजिए इसका लंब इसके लंब के बट्टा में और इस त्रिभुज का लंब जो है इस त्रिभुज के लंब के बट्टा में। इस तरह से आपको कुछ समझ लेना है, इन सभी बातों पर ध्यान देना है आपको। अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, देखना है कि त्रिभुज एनपीएफ में लंब क्या है। तो देखिए त्रिभुज एनपीएफ में लंब क्या है, देखिए भले ही कर्व यहाँ पर जो है कुछ गोलाकार आवरण बना हुआ है, जब इसको सीधा कीजिएगा तो यह भी लंबे हो जाएगा। ये वाला त्रिभुज में लंब हो गया एनपी, तो यहां पर लिख देना है एनपी। अब उसके बाद देखना है कि ए डैश बी डैश एफ में लंब क्या है, तो ए डैश और बी डैश और एफ में लंब क्या हो गया मेरे भाई, ए डैश और बी डैश ही लंब है, यहां पर लिखेंगे ए डैश और बी डैश, बराबर का साइन देंगे यहां पर। अब उसके बाद देखना है कि एनपीएफ में आधार क्या है, तो एनपीएफ में आधार क्या है, तो पी और एफ आधार है, यहां पर लिखेंगे पीएफ। देखिए शानदार तरीका से समझिए, 6 नंबर का सवाल है, वैसे ही आपको आसानी से मिल जाता तो काहे 6 नंबर दिया जाता वहां पर। 6 नंबर के लिए आपको कुछ ना कुछ तो मेहनत करना ही होगा। ध्यानपूर्वक समझिए, एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा वीडियो को देखिए, समझ में तो आना ही है। इतना शानदार तरीका से आपको बताते हैं, समझ में नहीं आएगा समझ लीजिए पूरा मेहनत बर्बाद है। यहाँ पर लिखेंगे पी एफ, क्योंकि इसका आधार हो गया पी एफ। अब देखेंगे ए डैश बी डैश एफ में आधार क्या है, तो ए डैश और एफ आधार है, यहाँ पर लिख देना है ए डैश और एफ। अब देखिए एक बात आपको ध्यान देना है, एक नजर जो है फिगर पर दोहराना है। देखिए
जितना दूरी इसका है उतना ही दूरी इसका है, यानी ए बी के बराबर में हम रख सकते हैं एनपी को, एनपी के बराबर में रख सकते हैं ए बी को, यानी ए बी जो है एनपी के बराबर है और एनपी जो है ए बी के बराबर है। तो जहां पर आपको एनपी दिख रहा है वहां पर ए बी अपने मन से डाल दीजिए, क्योंकि ए बी बराबर है एनपी के। तो यहाँ पर लिख देंगे हम एनपी के जगह पर ए बी और बट्टा में ए डैश और बी डैश, बराबर का साइन देंगे यहाँ पर, और पी एफ बट्टा में ए डैश और एफ आपको लिख लेना है। इसको मेरे भाई मान लीजिए समीकरण सेकेंड। अब असली कारनामा यहां से शुरू होगा मेरे भाई। एक नजर दोहराइए इधर और पूरे फोकस के साथ पूरे माइंड को एक जगह फोकसित कीजिए आप, और कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो एक एक बात को नोट कीजिए। अब आपको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड को आपस में लेकर के चलना है। अब लिखेंगे हम यहां पर मेरे भाई समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से। यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से लिखना है। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में भी ए बी बटे में ए डैश बी डैश है, और समीकरण सेकेंड में भी ए बी बटे में ए डैश बी डैश है। और जब ये दोनों त्रिभुज के बटे में ए बी बटे में ए डैश, सॉरी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी बटे में ए डैश बी डैश, और वहां पर भी ए बी बटे में ए डैश बी डैश, दोनों हो जाएगा आपस में कैंसिल। जो कैंसिल हो गया उसको छोड़िए, ए बी बटे में ए डैश बी डैश, यहाँ पर भी ए बी बटे में ए डैश बी डैश, दोनों कैंसिल होगा, बचेगा क्या, तो बी सी बटे में ए डैश सी। यहाँ पर लिखेंगे बी सी और बटे में बच गया यहाँ पर ए डैश और सी, बराबर का यहाँ पर साइन देंगे, और इधर क्या बच गया पी एफ, और बटे में बच गया ए डैश और एफ। तो बी सी बटे में ए डैश और क्या बच गया यहाँ पर, बी सी बटे में ए डैश और सी, और पी एफ बटे में ए डैश और एफ बच गया। यहाँ पर क्या बच गया, बी सी बटे में ए डैश सी और पी एफ बटे में ए डैश एफ, यहाँ पर बच गया। अब आगे आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक समझिए। जो बचा हुआ पार्ट है, अब आपको देखना है यहाँ पर कि जो बी सी है वह यू बी एफ, यह तीनों बाहुबली जो यहाँ पर यही तीनों पर जो है पूरा खेल टिका हुआ है। क्या बीसी जो है यू है कि भी है कि एफ है, फिगर में जाकर के देखना है, क्योंकि इससे पहले हम बता चुके हैं आपको कहां से कहां तक के दूरी को कहेंगे यू, कहां से कहां तक के दूरी को कहेंगे भी, और कहां से कहां तक के दूरी को कहेंगे एफ। तो आपको देखना है बीसी जो है यू बी एफ तीनों चीज में से कोई चीज है कि नहीं। अब देखिए, और बीसी को देखना है तो बी से लेकर के सी तक, यहां से लेकर के यहां तक कोई दूरी आप अभी तक पढ़े हैं कि बी से लेकर के सी तक के दूरी को या तो यू कहते हैं, या तो बी कहते हैं, या तो एफ कहते हैं, कुछ नहीं कहते। अब यहां पर हो गया समस्या। देखिए विद्यार्थी सब यहीं पर आकर के फंस जाते हैं, लेकिन आपका भाई जब खड़ा है तो आपको फंसने का कोई जरूरी है नहीं। देखिए इसको कुछ ना कुछ बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको यहां से लेकर के यहां तक जाना होगा, यानी बी से लेकर के पी तक जाइए, बी से लेकर के पी तक जाइए तो आपको मिल जाएगा वस्तु की दूरी, और सी से लेकर के पी तक घटा दीजिए, यानी यहां से लेकर के यहां तक जाइए, यहां से लेकर के यहां तक घटा दीजिए, तो इतना दूरी तो बच ही जाएगा। तो यही दूरी तो हमको निकालना था, यानी बी से लेकर के पी तक जाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बी से लेकर के पी तक जाएंगे, उसमें से घटा देंगे सी से लेकर के पी तक के दूरी को, तो सी से लेकर के पी तक के दूरी। अब नीचे में क्या दिया हुआ है, ए डैश और सी, फिगर में जाना है और देखना है ए डैश और सी यू भी एफ तीनों चीज में से कोई चीज है कि नहीं। फिगर में जाइए, ए डैश और सी, क्या यहां से लेकर के यहां तक का दूरी हम अभी तक आपको बताए कि कुछ भी होता है, तो नहीं होता है। तो इसको भी कुछ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां से लेकर के पहले यहां तक जाना होगा, यानी सी से लेकर के पी तक जाएंगे, तो यहां पर चले गए सी से लेकर के पी तक। अब घटा देंगे उसमें से ए डैश से लेकर के पी तक, घटा देंगे ए डैश से लेकर के पी तक, तो निकल जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। बराबर का साइन है मेरे भाई, तो बराबर का साइन डालिए यहां पर। अब देखिए पी एफ दिया हुआ यहां पर, तो देखना है फिगर में जाकर के पी से लेकर के एफ तक की दूरी को कुछ भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो देखिए पी से लेकर के एफ तक की दूरी को, हाँ भाई यहाँ पर तो कहते हैं, फोकस दूरी है, मिल गया काफी शानदार तरीका से। तो पी से लेकर के एफ तक की दूरी को यहाँ पर लिख देना है माइनस में एफ, बोले थे दर्पण के इस साइड में जो भी होगा माइनस में होगा, माइनस में एफ बट्टे में। फिर देखिए ए डैश से लेकर के एफ तक, अब देखना है आपको ए डैश से लेकर के एफ तक, क्या यहाँ पर ए डैश और एफ है, शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, यहाँ पर ए डैश और एफ दिया हुआ है, नहीं दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, तो देख लीजिए, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। ए डैश से लेकर के एफ तक क्या है,
तो देखिए ए डैश से लेकर के एफ तक कुछ भी नहीं है मेरे भाई। इसको भी बनाने के लिए कुछ ना कुछ यू भी और एफ तीनों चीज में से कोई चीज बनाने के लिए क्या करना होगा। देखिए ए डैश और एफ को कुछ बनाने के लिए हमको ए डैश से लेकर के पहले पी तक जाना होगा। ए डैश से लेकर के पी तक जाइए, फिर इसमें से माइनस कर दीजिए एफ से लेकर के पी तक, तो इतना दूरी निकल जाएगा। तो एफ से लेकर के पी तक घटा दीजिए। बस यही विद्यार्थी सब जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और यहीं पर उसका भेजा जो है काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन आज आपका पूरा समस्या दूर हो गया होगा। अब देखिए जो जो बिंदु दिया हुआ है उसका नाम लिख दीजिए। बी से लेकर के पी तक, बी से लेकर के पी तक क्या होता है, तो वस्तु की दूरी लिखिए माइनस में यू, माइनस में सी से लेकर के पी तक, तो सी से लेकर के पी तक क्या है, तो वक्रता त्रिज्या, तो यह भी माइनस में आर लिखना है आपको। अब सी से लेकर के पी तक क्या है फिर, तो फिर माइनस में आपको आर लिख देना है। माइनस में ए डैश से लेकर के पी तक क्या होता है, ए डैश से लेकर के पी तक, तो ए डैश यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, तो ए डैश से पी तक है प्रतिबिंब की दूरी यानी माइनस में भी, बराबर का चिन्ह देंगे यहाँ पर। माइनस में एफ है तो माइनस में एफ रहने दीजिए यहाँ पर, तो माइनस में एफ बट्टे में ए डैश से लेकर के पी तक क्या होगा, तो देखिए ए डैश से लेकर के पी तक क्या होगा, यहाँ पर ए डैश से लेकर पी तक प्रतिबिंब की दूरी है, तो आपको लिखना है प्रतिबिंब की दूरी यानी माइनस में भी, फिर माइनस है बीच में तो माइनस डाल देना है। अब देखिए एफ से लेकर के पी तक क्या है, फोकस दूरी, तो यहां पर लिखना है माइनस में एफ। अब आगे क्या करना है, देखिए आपको एक चीज हम पढ़ाए थे कि जहां पर आपको आर बराबर में दिख जाए उसको लिख देना है 2f, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं इससे पहले एफ बराबर में r/2 और आर बराबर में 2f। शायद हम इस चैनल पर प्रूव नहीं किए हैं, इसको भी हम प्रूव करिए देंगे, आर बराबर में 2f और एफ बराबर में r/2। फेसबुक पर आपको मिल जाएगा, मेरे फेसबुक पेज पर जाइए, वहां पर आपको एफ बराबर r/2 सिद्ध करके हम डाल दिए हैं। यूट्यूब पर शायद अभी तक नहीं डाले हैं, देख लेंगे एक बार प्लेलिस्ट, अगर नहीं डाला होगा तो हम डाल देंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का समस्या ना हो। तो जहां जहां आपको आर दिख रहा है वहां पर अपने मन से 2f बिठा दीजिए, क्योंकि आर बराबर 2f होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का डायरेक्ट दोगुना होता है और फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस में यू डाल देना है, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में आर, और बट्टे है तो बट्टे यहाँ पर, तो माइनस में आर है तो यहाँ पर लिखिए माइनस में आर, माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस में भी, बराबर माइनस में एफ है तो माइनस में एफ रहने दीजिए, माइनस है यहाँ पर भी तो माइनस में भी, माइनस गुना माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस में एफ। देखिए भले ही लंबा वीडियो हो जाए लेकिन एक एक बात पर हम आपको ध्यान से जो है पढ़ा रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम बेहतरीन से बेहतरीन और शानदार से शानदार तरीका से आपको समझा सके। अब देखिए जगह नहीं है, हम इसको फिलहाल मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, मिटाने वाला कोई चीज हम ला लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए थोड़ा पार्ट को हम मिटा रहे हैं, थोड़ा ही पार्ट में अप्रूव्ड हो जाएगा। समझिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, माइनस यू और प्लस में आर दिया हुआ है, माइनस यू और प्लस में आर। हम अब ये बताया आपको जहां जहां आर दिख रहा है वहां पर 2f डाल दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे माइनस में यू और जहां पर आर है वहां पर डाल दीजिए प्लस में 2f, फिर बटा माइनस में आर है तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस में 2f, बीच में प्लस है तो प्लस में भी, बराबर का साइन देंगे। माइनस में एफ है तो माइनस में एफ आपको डाल देना है, माइनस में एफ है तो माइनस में एफ आपको डाल देना है। यहाँ पर लिखेंगे माइनस में एफ, माइनस में भी दिया हुआ है तो माइनस में भी लिखेंगे, यहाँ पर लिख देना है माइनस में भी, और प्लस में फिर आपको लिख देना है एफ। अब आपको समीकरण तो आता ही होगा, यहां से आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लेना है, क्योंकि आपको समीकरण तो आता ही होगा। चलिए यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लेना है, काफी लंबा वीडियो शायद हो गया। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते समय जो है माइनस भी से पहले दोनों में गुना करना है, फिर प्लस एफ से दोनों में गुना करना है। माइनस भी से माइनस यू में गुना कीजिएगा तो माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, यू से भी में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा यू भी प्लस में, फिर भी से गुना कीजिए 2f में, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, माइनस को प्लस से गुना कीजिए तो माइनस, 2f को भी से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2vf। फिर आपको क्या करना है, प्लस एफ से दोनों में गुना करना है, तो माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, यू से एफ में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा यूएफ,
और 2f से f में गुना कीजिएगा तो प्लस गुने प्लस प्लस हो जाएगा, और 2f से f में गुना कीजिएगा तो 2f स्क्वायर। बराबर का साइन है तो बराबर का साइन डालिए। अब ध्यानपूर्वक समझिए, यहां पर अब क्या करना है, -2f से -f में गुना करना है, फिर प्लस v से f में गुना करना है, यानी कि -f से इन दोनों में गुना करना है। माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, और f को जब f से गुना कीजिएगा तो 2f स्क्वायर, यानी 2f स्क्वायर हो जाएगा। 2f को गुना कीजिएगा f से तो 2f स्क्वायर। अब v से गुना करना है -f में तो क्या हो जाएगा, v से गुना करना है -f में तो प्लस गुने माइनस हो जाएगा माइनस, v से f में गुना कीजिएगा तो vf। अब देखिए आप उस साइड वाले पार्ट को जो है इस साइड में ला लीजिए। यहाँ पर u भी है तो u भी, माइनस में 2vf है तो माइनस में 2vf, माइनस में uf है तो माइनस में uf, और प्लस में 2f स्क्वायर है। देखिए एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर भी 2f स्क्वायर, यहाँ पर भी 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर दिया हुआ है। जब दोनों साइड 2f स्क्वायर है तो दोनों हो जाएगा कैंसिल, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाएगा। माइनस v को जब इस साइड लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा vf, बराबर में डाल लीजिए अपने मन से 0, क्योंकि बाद में तो फिर इस साइड से उस साइड ले जाना है। ध्यानपूर्वक समझिए यहां पर। उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए यहां पर 2 ठो vf है और यहां पर 1 ठो vf है, तो दुगो vf में से जब एगो vf को घटाइएगा मेरे भाई तो क्या वो vf बचेगा आपके पास, तो एगो vf बचेगा। यहाँ पर लिखेंगे u भी और माइनस में बच जाएगा एगो vf। ई वाला f को उस साइड ले जाइए, नहीं रहने दीजिए फिलहाल, यहाँ पर uf। अरे तेरी में थोड़ा सर्दी हो गया था, इसीलिए आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिए। यहाँ पर u भी माइनस में vf, माइनस में uf है, प्लस में vf दिया हुआ है, सबको डाल दिए बराबर में 0। अब कोई एगो पार्ट को उस साइड भेज दीजिए, एगो पार्ट को हम उस साइड भेज देंगे। यहाँ पर u भी है तो u भी, कितना पार्ट हो गया, यहाँ पर कितना चीज लिख दिए। देखिए यहाँ पर दुगो vf में से यहाँ पर दोबारा vf नहीं, तो vf को तो हम घटा दिए हैं, तो यहाँ पर uf सिर्फ होगा। uf को उस साइड भेज दीजिए, यहाँ पर u भी है तो u भी, माइनस में vf है तो vf लिखिए। ये वाला u भी uf को उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में uf। अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों तरफ u भी f से भाग लगा देना है। भले ही आपको थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया होगा, कंप्रोमाइज कीजिएगा। 6 नंबर आपको वैसे ही आसान तरीका से नहीं मिलने वाला है, 6 नंबर के लिए तो थोड़ा बहुत आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। 6 नंबर के लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत तो करना ही होगा मेरे दोस्त। u भी है तो आपको अब आपको लिखना है दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, दोनों तरफ आपको क्या करना है, u भी f से भाग लगा देना है। यानी कि u भी के बट्टा में भी u भी f आपको लिखना है, माइनस में vf के बट्टा में भी आपको u भी f लिखना है, और बराबर में uf के बट्टा में भी आपको u भी f लिखना है। मेरे भाई यहाँ पर u से u खत्म हो गए बातें, b से v खत्म हो गए, b से v खत्म हो गए, f से f खत्म हो गए, u से u खत्म हो गए, और f से f खत्म हो गए। अब बचा हुआ पार्ट क्या है मेरे भाई, आप कहिएगा सर ये क्या, भोजपुरी और साथ में हिंदी दोनों कंप्रोमाइज कर रहे हैं, इसी में तो मजा आता है। अब देखिए यहाँ पर नीचे में सिर्फ बच गया है f, तो यहाँ पर लिखेंगे बचा हुआ पार्ट को, 1 बटे में f है तो 1 बटे में f, माइनस है तो माइनस, 1 बटे में नीचे में बचा हुआ u तो 1 बटे में u, और बराबर में बच गया यहाँ पर मेरे भाई 1 बटे में v। इसको सीधा करके लिख लीजिए, ई वाला u को जब u साइड भेजेंगे तो 1 बटे में f बराबर में हो जाएगा 1 बटे में v, और माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस में v, प्लस में हो जाएगा 1 बटे u। यही तो आपको प्रूव करके लाना था, 1 बटे में f बराबर में 1 बटे v प्लस में 1 बटे u। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। काफी शानदार तरीका से हम दर्पण सूत्र को जो है प्रूव कर चुके हैं। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन समझ लीजिए, क्योंकि 6 नंबर का चीज है, वैसे आपको आसान तरीका से तो मिलने वाला है नहीं। अपने तरफ से प्रयास किए है आपको एकदम आसान से आसान भाषा में समझाने का। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपको मेहनत का काफी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर हम रहने देते हैं। और मेरे दोस्त एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहेंगे, अगर आप अभी तक हिंदी में भी कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपको अब प्रतिदिन हिंदी व्याकरण का हम क्लास लेकर के आएंगे, और सबसे पहले वर्ण विचार से शुरू करेंगे। तो कल से हम हिंदी की क्लास आप लोगों के लिए
हर दिन सुबह 11 AM में आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा, जहां पर आपको हिंदी की क्लास में जो है जुड़ना है। और काफ़ी शानदार तरीका से, काफ़ी देहाती किस्म में हम आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपको दोबारा लाइफ में जब आप 12th में भी जाइएगा तो दोबारा आपको हिंदी व्याकरण पढ़ने का जरूरी न पड़े। चलिए आज की क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।